हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज जो है हम लोग कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं ना बेटा, उसका अध्याय सेकंड का जो टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ेंगे। देखो बेटा, एक बात समझना, मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, वह सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आपको नंबर दिलाती है ना। देखो यूट्यूब पे बहुत से लोग अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं, मैं उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए या मेरे लिखाई हुई चीज लिखने से आपका पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कहीं कोई नंबर कट ही नहीं सकते। मेरा पढ़ाया हुआ परफेक्ट है क्योंकि मैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो चीज आपके काम की नहीं वो पढ़ाने की कहाँ जरूरत है भाई। ट्वेल्थ की चीज आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ट्वेल्थ की चीज टेंथ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और कुछ बच्चों को जो कमेंट आते हैं ना, आ रहे हैं कि सर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट पे लिखोगे ना, तो ही मुझे पता चलेगा क्या समझ में नहीं आया, है ना। और अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो वैसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, बुक आ जाएगा, है ना बेटा। और बुक के अंदर जो लिखा हुआ वही पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना कम पढ़ा रहा हूँ ना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। जो बुक के अंदर चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, मैं भी उतना नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक बेटा। तो आप स्टार्ट करें, आइंदा से आप कमेंट करें समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा है सर समझ में आ रहा है, अच्छा रहा। मैं सारे कमेंट आपको सॉप नहीं कर रहा हूँ, है ना, हिडन रखे हुए, लेकिन वो सब ठीक है। कुछ कमेंट ऐसे भी आया कि सर समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं वो लिखो उसमें, तब मुझे पता चलेगा ना उस चीज में दोबारा समझाऊंगा या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर आप वीडियो बीच में से देखेंगे तो कहाँ से समझ में आता है, आप कंटिन्यू देखोगे तो समझ में आएगा, राइट ना बेटा। क्योंकि पहले वाली चीज समझ में आएगी तो बाद में, साइंस में बैक टू बैक जुड़ी हुई होती है। ये चीज समझ में आई तो ये आएगी, ये आई तो ये आएगी। अब पीएच समझ में आया तो आगे पीएच का महत्व समझ में आएगा, ठीक बेटा। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच समझ लिया आप। अब अगर आपको पीएच आता है तो आगे पीएच पीएच में बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि पीएच है क्या, है ना। पावर ऑफ पावर देखेंगे ना, पीएम पूंसा पावर सबसे लिया है ना, हाइड्रोजन आयन यानी अम्ल है या सारे, वो दिखाएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखो बेटा, बिना महत्व के हम कभी कोई चीज नहीं पढ़ते। हम मनुष्य हैं, जहां हमें महत्व है वहीं हम काम करेंगे, जहां जिस चीज का हमारे लिए महत्व नहीं है उस चीज पे हम फालतू टाइम पास नहीं करते। तो हम पीएच पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता होगा ना। तो देखो पीएच का क्या क्या महत्व, हम पीएच क्यों पढ़े, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में रूटीन लाइफ में हमारे क्या महत्व होता है पीएच का, वो समझने वाला है। देखो पीएच का महत्व हम अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। अम्लीय वर्षा, एक शब्द सुना आपने, अम्लीय वर्षा। ताजमहल का रंग काला हो रहा है, क्यों हो रहा है ना बेटा। अम्लीय वर्षा, हालांकि अम्लीय वर्षा आगे और आपके आगे चैप्टर के अंदर और डिटेल में है, वहां और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल से एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर बगीचे की मिट्टी का पीएच, भाई हम बगीचे का या खेत की मिट्टी है उसका पीएच कितना होना चाहिए। भाई हम 10वीं क्लास के बच्चे हैं, हम अगर 10वीं क्लास के बच्चे हैं तो हमें इतना सा तो नॉलेज होना चाहिए। और जो किसान है उस किसान की खेत की मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, ताकि आप इजीली वहां फसल आसानी से उग सकती है। या आपका बगीचा है उसका मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होना चाहिए जिससे हमारा खाना आराम से पच जाए, है ना। ये तो हमारे दैनिक लाइफ का ही हिस्सा है ना भाई। पाचन तंत्र तो हमारा, हम खाना खाते हैं तो उसका पीएच कितना होना चाहिए। पीएच गड़बड़ाने से क्या होता है वो भी देखने वाले हैं। और हमारे दांत जो बहुत खराब होते हैं पीएच के परिवर्तन के कारण, आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं उनके तो लगभग 80-80 90-90 साल की उम्र तक दांत एकदम सही में, नाना सा है, 90 ईयर के हैं, 90 साल के हैं बेटा, और उनके आज भी दांत सारे सही है। लेकिन कुछ लोगों के तो 50-60 साल की उम्र में भी सारे दांत खत्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं, बात समझेंगे। और जो पशु हैं या पौधे हैं, कुछ आत्मरक्षा के रूप में कुछ रसायनों की उत्पत्ति करती है। जैसे सांप ने डंक मार लिया, मधुमक्खी ने डंक मार लिया, तो उसका डंक में कौन सा क्या होता है, वो जलन क्यों करता है, वो भी हम समझने वाले हैं आज की चैप्टर। जो सांप है, मधुमक्खी है, जो डंक मारते हैं तो जलन होती है, उसका उपाय क्या है। कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो डंक मारते हैं, उसका क्या उपाय है, वो भी हम पढ़ने वाले। डंक पाने से क्या होता है वो भी हम आज समझने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दैनिक जीवन में पीएच का महत्व टॉपिक के अंतर्गत, क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? कहाँ, बिल्कुल होते हैं। पौधे और पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, या हम इंसान हैं, सब के सब पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। और हमारा जो शरीर है ना बेटा, एक निश्चित जो पीएच होता है, एक निश्चित पीएच की रेंज होती है, उसी रेंज के अंतर्गत हमारा शरीर काम करता है बेटा। हमारा शरीर जो है एक निश्चित पीएच की रेंज के अंतर्गत ही काम करता है। उस रेंज से ऊपर जाने पर हमारा शरीर काम नहीं करता। हमारा शरीर एक निश्चित पीएच की रेंज के अंतर्गत ही काम करता है। देखो हमारा पीएच, शरीर का जो पीएच है नॉर्मली 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही हमारा शरीर का काम करता है। हालांकि हमारा मुंह का पीएच अलग होता है, हमारा
हाँ बेटा सुनो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। हमारा शरीर जो है एक निश्चित पीएच के अंतर्गत ही काम करता है। हमारा शरीर जो है एक निश्चित पीएच परास के अंतर्गत ही काम करता है। नॉर्मली जो हमारा शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में ही हमारा शरीर काम करता है। परास मतलब रेंज, एक निश्चित रेंज के बीच हमारा शरीर काम करता है। हमारा जो ब्लड है वो हल्का अम्लीय होता है, सॉरी हल्का क्षारीय होता है। 7 से उसका थोड़ा सा पीएच ऊपर होता है। देखो 7 से 7.8 यानी कि हल्का क्षारीयता, उदासीन या हल्का क्षारीयता पीएच के अंतर्गत हमारा शरीर जो है एक अच्छा काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे शरीर का पीएच हमारा यही रहे, नहीं, ब्लड का पीएच अलग होगा। जैसे हमारा माउथ है उसका पीएच अलग होता है, मुंह का पीएच अलग होता है, हमारा जो आमाशय है उसका पीएच अलग होता है। लेकिन ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल सबको मिला जुला के बात करें कि एवरेज बात करें तो जो हमारा शरीर जो होता है ना 7 से 7.8 पीएच परास की जो रेंज है उसके अंतर्गत परफेक्ट कार्य करता है। अच्छा, हमारा ही शरीर या दूसरे नहीं, दूसरे जीवों का भी शरीर ध्यान रखना। सभी जीवों का शरीर एक निश्चित पीएच परास में ही काम करता है। उससे पीएच ऊपर या नीचे होने पर उसके जो फंक्शन है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। उसका कारण है, उसका कारण समझो। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है बेटा, तो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम होते हैं। क्या होता है बेटा, एंजाइम होते हैं। हम पढ़ेंगे आगे जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र के अंदर भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। पाचन तंत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि एक निश्चित पीएच पे ही काम करते हैं। अगर वो पीएच उनको नहीं मिलता है तो वो एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा भोजन पचेगा नहीं, हमारा भोजन सड़ेगा, हमारा भोजन वहां पचेगा ही नहीं, क्यों, वो एंजाइम काम ही नहीं कर पा रहा। तो वो भोजन जैसा है वैसा वैसा रहेगा, पड़ा पड़ा वहां से सड़ेगा, जिससे कि गैस वगैरह प्रॉब्लम होगी। तो उसको हमें पीएच मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, पीएच मेंटेन करना ही पड़ेगा। हमारा शरीर निश्चित पीएच रेंज पे ही काम करता है। ऐसे कैसे हर जीव का शरीर एक निश्चित पीएच रेंज पे काम करता है, क्योंकि उसके शरीर में भी, हर जीव के शरीर में एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम एक निश्चित पीएच रेंज पर ही काम करते हैं। तो आपका बॉडी का फंक्शन प्रॉपर एक निश्चित पीएच पे ही होगा। जो पीएच गड़बड़ा जाएगा आपका बॉडी का फंक्शन जो है बराबर नहीं हो पाएगा और परिणाम स्वरूप आप बीमार हो जाओगे। हमारा शरीर कि जब सभी अंगों का फंक्शन बराबर प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, कार्य सभी अंग बराबर कार्य नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं हम बीमार हो जाते हैं, है ना। फिर हम उसको दवाई से उसको ठीक करना पड़ता है। जैसे कि हम हमारा आमाशय में पीएच बढ़ गया तो हमने बात की थी पहले भी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं ना बेटा, एंटासिड बोलते हैं जिसे। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज और सुनो। आजकल क्या हो रहा है बेटा, जो ये फैक्ट्रिया वगैरह जो इसके जो धुआं निकलता है ना बेटा, ये फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, इससे नाइट्रस ऑक्साइड है ना, या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसें बहुत निकलती हैं। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, NO3 गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये गैस जो आकाश में जाकर जल के साथ, जो वर्षा जल है उसके साथ रिएक्शन करके, या सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ रिएक्शन करके अम्ल बना देती है। क्या बना देती है बेटा, अम्ल बना देती है। और वो अम्ल जो है बरसात के पानी के साथ, बारिश के पानी, वर्षा के पानी के साथ घुलकर जमीन पर नीचे की ओर आता है। क्या होता है बेटा, नीचे आता है। और जब वो अम्ल नीचे जो है जब जमीन पे गिरता है, ठीक है ना, तो जो जैसे संगमरमर से जो बने हुए जैसे ताजमहल, उसका रंग खराब हो रहा है, या जो भी जैसे कार वगैरह उनके कलर खराब हो रहे हैं ना बेटा, तो सारा अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा वो ये तो खराब हो ही रहे हैं, इसके बाद वो पानी कहाँ मिलता है, नदियों के अंदर। नदियों के अंदर जाएगा तो नदियों का पीएच गड़बड़ा जाएगा। तालाब के अंदर तालाब का पीएच गड़बड़ा जाएगा। उसका पीएच बिगड़ जाने से उसमें जो जीव है वो मर जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, उसके जीव मर जाएंगे, क्योंकि निश्चित पीएच के बीच में ही वो काम कर पाएंगे। अगर पीएच गड़बड़ा गया तो वो जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। निश्चित पीएच में ही वो काम कर पाएंगे, तो वो जीव भी मर जाएंगे। और जब जीव मर जाएंगे तो वो सड़ेंगे, जिससे सारा पानी खराब हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा, है ना बेटा। तो अम्लीय वर्षा का बहुत से नुकसान है। अब किस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे, सबसे बड़ी बात है किस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो ऐसी वर्षा जिसके पीएच का मान 5.6 से कम हो। कितना हो बेटा, 5.6 से कम हो, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। कितना होना चाहिए, 5.6। देखो 5.6 एक रेंज रखी है हमने, 5.6 पीएच की रेंज रखी है। 5.6 पीएच से अगर पीएच कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उस वर्षा को अब हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। और अम्लीय वर्षा का क्या नुकसान है, क्योंकि नदी में, जलाशयों में इकट्ठा होकर वहां के जीवों को मार देता है, जिससे कि पानी भी खराब होता है, जीव जंतुओं का भी जो है जैविक विविधता है उसकी भी हानि होती है। तो पीएच का मान जो है जीवों के जीवित रहने के लिए एक निश्चित पीएच की रेंज आवश्यक होती है। अब दूसरे ग्रहों की बात करें, हम क्या बात करें बेटा, दूसरे ग्रहों की बात करें। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ हम बात करते हैं, जैसे शुक्र का जो ग्रह है, शुक्र ग्रह है, उसका जो वायुमंडल है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल
कौन सा अम्ल बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये जो H2SO4 है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके क्या होता है बेटा? मोटे श्वेत पीले बादलों से बना होता है। इसका पर्यावरण किसका बना होता है बेटा? पूरा शुक्र ग्रह का पर्यावरण जो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले बादलों से बना हुआ होता है। अब बताओ क्या वहां पे जीवन संभव है? क्या बताओ, आप खुद बताओ। क्योंकि हमारा शरीर तो एक निश्चित पीएच में ही काम करता है, हमारा शरीर एक निश्चित पीएच पर ही वर्क कर पाएगा। हर जीव का शरीर एक निश्चित पीएच पे काम कर पाएगा, और शुक्र पे तो अम्ल ही है, अम्ल है। उसके पूरे वायुमंडल के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे मोटे पीले पीले श्वेत श्वेत बादल हैं। बताओ वहां हम जीवित रह पाएंगे? आप खुद जवाब दे सकते हो। अब उसका तो आप खुद भी जवाब दे सकते हो, क्योंकि हमारा शरीर तो निश्चित पीएच पे ही वर्क करेगा, वहां तो अम्ल ही अम्ल है ना बेटा। अब बात करें, चलो ये तो ही हमसे रिलेटेड। अब बात करेंगे बगीचे की मिट्टी का पीएच कह दो या खेत की मिट्टी का पीएच कह दो, उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चाहे आप बगीचे की मिट्टी का पीएच कहो, चाहे खेत की मिट्टी का पीएच कहो। तो अच्छी उपज के लिए हमें अभी खेत है अगर हमारा, तो खेत में अच्छी उपज के लिए एक निश्चित पीएच की रेंज की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 6.8 पीएच जो होता है बेटा, 6.8 है ना, 6.8 पीएच जो होता है ना बेटा, ये इसके लिए बेस्ट माना जाता है। हालांकि 6 से 7, 6 से 6.5 आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ मिल जाएगा, 6 से 6.5 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी का ये लिखा हुआ है 6.8 जो पीएच होता है वो बगीचे की मिट्टी के लिए, खेत की मिट्टी के लिए बेस्ट होता है ना बेटा। 6.8 है ना। पीएच परास की बात करो, आपको नेट पे वगैरह चेक करने पर 6 से 6.5 देखने को मिलता है, लेकिन 6.8 जो है बगीचे की मिट्टी हो या खेत की मिट्टी हो, उसमें अच्छी उपज के लिए जो पीएच की आवश्यकता होती है वो 6.8 के लगभग पीएच होता है। तो कहने की बात यह है बेटा, कहने की बात यह है कि एक निश्चित पीएच पर ही आपकी फसल अच्छी होगी। अगर पीएच ज्यादा हो गया, तो अपन सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं तो बेटा उसमें भी उसका पीएच चेक करते हैं। नॉर्मल हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी खेत की मिट्टी का पीएच ज्ञात करना, तो हम अलग अलग जगह से मिट्टी का सैंपल लेंगे, उसको पानी के अंदर घोलेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है। उस मिट्टी को लिया, उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दो। पानी कैसा होना चाहिए? आशुद्ध जल होना चाहिए। आशुद्ध जल कैसे बनता है? हम या तो बारिश के जल को भी आशुद्ध जल कहते हैं, आशुद्ध जल माना जाता है। आरओ के वाटर भी 99% आशुद्ध जल होता है, लेकिन आशुद्ध जल बनता है कैसे वो समझो आप। आशुद्ध जल को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी पानी को लेकर गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो उससे जो भाप बनती है, उस भाप को ठंडा करते हैं, उस भाप को ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर वो वापस जल बन जाएगी। गर्म करने पर भाप नहीं, भाप को ठंडा करने पर जल बना, वो जल ही आशुद्ध जल कहलाता है। वो जल ही क्या कहलाता है बेटा? आशुद्ध जल कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी अशुद्धियां होगी वो भारी होगी, और भारी होने के कारण भाप के साथ ऊपर नहीं उठ पाएगी, तो अशुद्धियां तो पीछे रह जाएगी। भाप के अंदर शुद्ध H2O निकलेगा, तो वो शुद्ध H2O जो हमें मिला, भाप को हमने ठंडा करके जो जल बनाया वही आशुद्ध जल है। उस आशुद्ध जल के अंदर मिट्टी को घोलेंगे। घोलने के बाद पीएच पेपर की हेल्प से, पीएच पेपर लेंगे, उसको डुबोएंगे, उसका पीएच चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पीएच चेक करेंगे। पीएच पेपर के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा, पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। नहीं पढ़ा था आप दोबारा जाके पढ़े। पीएच पेपर डुबोएंगे, उसका कलर कैसा हो रहा है, कलर स्केल पर मैच कराएंगे, मैच करके हम उसका पीएच पता करेंगे कि क्या इसका पीएच कितना है। इस प्रकार हम किसी भी मिट्टी का पीएच जांच सकते हैं। हम किसी भी खेत की या किसी भी बगीचे की मिट्टी का पीएच ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जहां से अच्छा, जो मिट्टी है, मिट्टी का पीएच हमें पता चल गया। अब मिट्टी का पीएच अगर बराबर है, देन वहां उपज बहुत बढ़िया होगी। इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे की उपज हो रही है। अब हमें पौधे उगाने, तो जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां से कौन से पौधे की उपज हो रही है, और वो पौधा कौन से पीएच पे काम करता है, ऐसे भी एक अनुमान लगा सकते हैं। देखो अभी आपका क्रियाकलाप 2.12 जो आपके बुक का है बेटा, ये वो आप मैंने देखो सारी एनसीईआरटी की लाइनें ही लाई है। मुझे पता है कि एनसीईआरटी की लाइनें ही नंबर दिलाती है बेटा। जो यूट्यूब पे बड़े बड़े दावे करते हैं ना लोग, ऑनलाइन क्लासेज के अंदर जो बड़े बड़े दावे करते हैं ये लोग, क्या दावे करते हैं कि मेरी क्लास ऐसी, मेरी क्लास। वास्तव में बेटा ये कि आपकी एनसीईआरटी ही राइट है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी राइट नहीं। अगर कुछ और राइट होती तो गवर्नमेंट वो बुक देती ना आपको। ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़े आराम से, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी की ही बुक है, और सीबीएसई के अंदर भी एनसीईआरटी की ही बुक है ना बेटा। जहां एनसीईआरटी की बुक लागू है वहां एनसीईआरटी के अंदर वो जो लिखी हुई है लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझाई है। तो यूट्यूब पे आपको इधर उधर की क्लासेस दिखाता है, देखो ये आपको लगता है कि नहीं ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है यार, ये अच्छा पढ़ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो आपका टाइम पास कर रहा है। मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ
भाई देखो मेरी कई बार बोर्ड में ड्यूटी लगी हुई है, मैंने कॉपी चेक करने में, जो आपका बोर्ड की कॉपी चेक इसमें ड्यूटी लगी हुई, उसमें हमारे पास आंसर शीट आती है बेटा। जब हम आपकी कॉपी चेक करते हैं ना बोर्ड की, आंसर शीट आती है, उस आंसर शीट के अंदर नंबर डिवाइड किए हुए होते हैं। अगर ये लाइन लिखी हुई है तो इसका ये नंबर, डायग्राम बनाया हुआ है इतनी लेबलिंग, जैसे डायग्राम प्लस फॉर लेबलिंग के 2 मार्क्स है ना बेटा। फॉर लेबलिंग 1 लेबलिंग का, डायग्राम का 1 मार्क्स, और फॉर लेबलिंग का 1 मार्क्स। अगर डायग्राम बना फॉर लेबलिंग, अब फॉर लेबलिंग कौन, कोई सी भी फॉर लेबलिंग है ना बेटा। तो इस प्रकार जो है हम जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो हमारे पास जो आंसर शीट आती है और जो हमारे पास नंबर बटे हुए आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको 10th बोर्ड का एग्जाम देना है। अभी आपको 12th का पढ़ा के कौन सा 12th का एग्जाम देना है बेटा, मैं तो पढ़ाना 12th का भी पढ़ाऊंगा, मेरी क्लासेस चल रही है 12th की, बीएससी की चल रही है, एमएससी की चल रही है ना बेटा, नीट की चल रही है, मैं वो भी एक्स्ट्रा बता सकता हूं, पर मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा, मुझे टू द पॉइंट पढ़ाना है आपको। आप मान के चले मेरे पढ़ाए हुए में से, मैंने आपके कमेंट के आधार पे बोल रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए में से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, और मेरे पढ़ाए हुए में से ही आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ाता हूं, और जिसने बुक बनाई वो गलती नहीं कर सकता, जिसने बुक बनाई वो गलती नहीं कर सकता, वो आपको जो है बुक के अंदर वो सारी चीज दी है, प्रॉपर चीज दी है। तो देखो आपका क्रियाकलाप 2.12 देखते हैं। एक प्रणाली के अंदर 2 ग्राम मिट्टी ले ली हमने, उसमें 5 ml जल मिला दिया। कौन सा जल मिलाया, आशुद्ध जल, ध्यान रखना आशुद्ध जल, मैंने आपको बता दिया आशुद्ध जल बनाते कैसे हैं, ठीक है बेटा। उस प्रणाली, अब उसको मिट्टी ली 2 ग्राम और 5 ml पानी लिया, उसको आराम से हिलाओ, अच्छे से हिला दिया आपने, अच्छे से हिला दिया उस मिट्टी को, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, खूब हिलाया, उसको मिक्स हो गया। उस मिक्स होने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस सामग्री को छानेंगे। छानने से क्या होगा, मिट्टी का पीएच और जल का पीएच अब एक हो गया। अब छानेंगे, छान दिया, वो वाटर आ गया। अब उस सनीचर के अंदर पीएच पेपर डालेंगे और पीएच का कलर देखेंगे, और फिर जो पीएच स्केल है जो हमने कल देखी थी वीडियोस के अंदर, क्लास के अंदर, उस पीएच स्केल से उसका कलर मिलाएंगे और मिलाकर हम पीएच पता कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले यही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सारा बगीचे की मिट्टी या खेत की मिट्टी के लिए हम ये चीज करेंगे, और जब हमें एक निश्चित पीएच रेंज मिल जाएगी तो उसके अंदर हमारे पास जो है बहुत बढ़िया उपज होगी, जो हमारी बहुत बढ़िया उपज होगी वो एक निश्चित पीएच के अंदर होगी, ठीक है बेटा। अब आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब समझो इसको, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या होता है। पाचन तंत्र मतलब जहां हम खाना खाने से स्टार्ट करते हैं ना बेटा। तो देखो ये अत्यंत रोचक बात है कि हमारा जो पाचन तंत्र, उधर का मतलब आमाशय है ना बेटा। किसकी बात करें, कौन सा आमाशय, आमाशय, स्टोमच, आमाशय, हमारा जो उधर होता है आमाशय होता है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोलो तो HCl अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बेटा। देखो हमने कल पीएच के समय जब पीएच पेपर पढ़ा था, पीएच पढ़ा था ना, पीएच, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारा स्टोमच का, आमाशय का पीएच कितना होता है, मुंह का और दूसरे मुंह का पीएच कितना होता है, या अलग अलग चीज का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, हमने ये सारा डिस्कस कर लिया। तो जो चीज हमने कल डिस्कस कर दी वो बार बार वो वापस डिस्कस नहीं करेंगे, है ना बेटा। उसके लिए आपको पहले वाला वीडियो ही देखना पड़ेगा, आपको क्रम से वीडियो देखोगे तब भी समझ में आएगा। आप सोचो मैं लास्ट में से बीच में से देखूं, आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो चीज हमने पहले डिस्कस कर दी वो हर वीडियो एक ही चीज है, हर वीडियो में डिस्कस करने का क्या मतलब है। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पीएच वगैरह के लिए। तो हमारा जो आमाशय है बेटा, उस आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl बनता है। क्या बनता है बेटा, HCl बनता है, और ये जो है ना उधर को, हमारे पेट को बिना हानि पहुंचाए हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। कैसे सहायक होता है वो डिटेल तो हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, उससे में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो, हमारा आमाशय जो होता है ना बेटा, आमाशय के अंदर एक श्लेष्मा का आवरण होता है। क्या होता है बेटा, श्लेष्मा का आवरण होता है। उस श्लेष्मा का आवरण के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मैंने आपको बताया था अम्ल जो है अगर आप हाथ पे डालोगे तो छेद करके नीचे निकल जाता है, इतना खतरनाक अम्ल होता है। तो हमारे आमाशय में अम्ल बनता है। देखो इंसान जो बाहर से अगर कुछ जो मांसाहारी होते हैं, तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी हूँ ना बेटा, लेकिन जो मांस खाते हैं ना बेटा, जो खाते हैं, तो आप देखोगे उसके शरीर में भी तो वही है, और वो बाहर से भी मांस खा रहा है, तो बाहर से खाने वाला मांस पच जाता है, खुद के शरीर का मांस नहीं पचता। क्यों, राइट है ना बेटा, बाहर से जो आपने मांस खाया वो पच जाएगा। जिसने मांसाहार किया है बाहर से, वो खाना मांस जो है पच जाएगा, और जो उसके शरीर का जो मांस है वो नहीं पचता। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या होता है बेटा, हमारा जो आमाशय होता है ना, उसमें एक श्लेष्मा की परत होती है। क्या होती है बेटा, उसमें एक श्लेष्मा की परत होती है। उस श्लेष्मा का परत के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे मांस
यानी कि आमाशय की परभित्ति और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में श्लेष्मा की परत है बेटा। क्या है? श्लेष्मा की परत। अगर उस श्लेष्मा की परत टूट जाए तो आपका शरीर का मांस भी पच सकता है। हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर बात करेंगे, जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे वहां हम समझाएंगे कि लगातार भूखे रहने से कई बार वो श्लेष्मा परत टूट जाती तो क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या बीमारी होती है, वो वहां पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो हमारे आमाशय के अंदर एक श्लेष्मा की परत होती है, उसके अंदर अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो आमाशय के अंदर का माध्यम कैसे हो जाएगा? पीएच कैसे हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और जो आमाशय के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में ही काम करते हैं। तो आप कहाँ काम करते हैं? उसको वही अम्लीय माध्यम चाहिए, इसलिए वो आमाशय के अंदर काम करेंगे और भोजन को पचा देंगे। इसके अलावा अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह भी अगर हमारी बॉडी के अंदर आ गए ना, बाहर से बैक्टीरिया वगैरह अगर आ गए हैं तो भी उस पीएच के अम्लीय पीएच के अंदर खत्म हो जाएंगे, अम्लीय पीएच के अंदर खत्म हो जाएंगे और पच जाएंगे। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उस श्लेष्मा परत के कारण हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए भोजन पाचन में मदद करता है। अब कई बार क्या होता है बेटा, अम्ल बहुत ज्यादा बन जाता है तो अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। कब उत्पन्न करेगा बेटा? अपच। जब आपकी बॉडी के अंदर अपच हो गया, अपच की कंडीशन है, अपच की स्थिति में क्या होगा? हमारा उदर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करता है और जब अम्ल ज्यादा होगा तो क्या होगा? अम्ल ज्यादा होगा तो उसके कारण हमारे पेट में दर्द हो जाएगा बेटा। पेट में दर्द होगा, जलन होगा, पेट में दर्द होगा, जलन होगा, खट्टी डकार आएगी, पूरे सीने में जलन होगा। होता ना एसिडिटी, अम्लता बढ़ने पर क्या होता है? एसिडिटी। अम्लता बढ़ने पर एसिडिटी होता है ना बेटा। कहते हैं एसिडिटी हो गई, बाहर से आप टेबलेट खाते हैं, या हमने बात की थी कि आप एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं, एक दवाई पीने की होती है वो पीते हैं, वो एंटासिड होता है। क्या होता है बेटा? एंटासिड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहता है। हमने बात की थी इसका भी पीएच, इसके ऊपर हमने देखा था लगभग 10 के लगभग उसका पीएच होता है। तो ये क्या है बेटा? ये सार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं तो अम्ल और सार दोनों मिलकर उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी, जिससे अम्लता कम हो जाएगी हमारे आमाशय की या उदर की, जिससे हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन अम्ल बढ़ने पर क्या होता है? खट्टी डकार आती है, जलन होती है, दर्द होता है, सब कुछ होता है ना बेटा। तो ये जो एंटासिड अम्ल है, एंटासिड अम्ल यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड अम्ल मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है? ये अम्ल, एंटासिड जो है ये अम्ल की अधिक मात्रा है उसको उदासीन कर देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं, अम्ल एवं सार को मिलाने पर लवण एवं जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा इसको उदासीन करता है, जिससे हमें इससे रिलीफ मिलती है। एंटासिड के अंदर क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल सारक है। क्या है बेटा? एक दुर्बल सारक है। बात समझ में आ रही है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर रसायन विज्ञान में नाम पढ़े हम लोग तो क्या बोलते हैं? इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक दुर्बल सारक है बेटा। क्या है बेटा? एक दुर्बल सारक है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये एक दुर्बल सारक है। तो हमारे पाचन तंत्र भी है, देखो आमाशय के बाद फिर हमारा पाचन तंत्र, तो आमाशय तक तो कैसा अम्लीय, पर आमाशय के बाद सारीय हो जाता है ना। हम बात करेंगे पित्त रस आके मिलता है, उसका माध्यम सारीय बना देता है, और वो बात करेंगे हम पाचन तंत्र, लेकिन बाद में सारीय हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा पाचन तंत्र भी। यहाँ अम्ल, यहाँ सार, बहुत मजा आएगा जब हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है ना। और आप मजा लेके पढ़ो। रसायन विज्ञान भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, है ना। बस कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ लिखते जाए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, बाकी बेटर तो यही है आप नोट्स बनाए। मैं नोट्स के फॉर्म में ला रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है, कहीं और की लाइन है नहीं, आप नोट्स बनाए, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं मुंह, पीएच परिवर्तन के कारण आपके जो दांत खराब हो रहे हैं ना बेटा, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों के दांत खराब, आजकल तो 50-60 साल की उम्र में तो दांत खत्म, मुंह से दांत ही नहीं है, लोगों के नकली दांत हैं। और 50-60 की उम्र क्या, 30 की उम्र में, 25 की उम्र में लोग अपनी दाढ़ी निकलवा के नकली दाढ़ लगवाने जाते हैं। आपने देखा होगा ना, 25-30 की उम्र में ही लोग जो है अपनी दाढ़ चेंज करवा रहे हैं, दांत तो निकलवा रहे हैं। क्यों? दांत खराब हो गए। क्यों होते हैं बेटा? उसका कारण है, उसका कारण क्या वो समझना आप खाना खाते हैं, हम सब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, तो हमारे मुंह में क्या होता है कि हम दो टाइम तो ब्रश करते नहीं है, हम सब सुबह करते हैं, मैक्सिमम लोग सुबह करते हैं ना, सभी लोग 2 टाइम ब्रश नहीं करते। तो जब हम शाम को बिना ब्रश किए जब हम सो जाते हैं तो खाने के कुछ कण जो है हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं, है ना। कुछ कण हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं, और जब ये फंसे हुए रह जाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है
उसका निम्नीकरण करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं अपने खुद के भोजन के लिए। और जब तोड़ते हैं तो वो बैक्टीरिया अम्ल का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? अम्ल का उत्पादन करते हैं। बात समझ में आ रही? तो हमारे मुंह के अंदर जो खाने के कारण जो बैक्टीरिया उस दांतों को तोड़कर अम्ल का उत्पादन करते हैं, और वो अम्ल जो क्या करता है, जब हमारे मुंह का माध्यम अम्लीय कर देता है, और मुंह का माध्यम जब अम्लीय हो जाता है, तो जो हमारा दांत का जो हमारा दांत का मजबूत पदार्थ है इनेमल, उस इनेमल को गोल देता है। जो सबसे मजबूत पदार्थ है हमारे शरीर का इनेमल, उसको गोलकर हमारा दांत खराब कर देता है। देखो हमारा दांत आपको व्हाइट व्हाइट दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल बोलते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये इनेमल जो होता है बेटा, ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। किसका बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट का। ये बहुत मजबूत पदार्थ है ना बेटा? ये बहुत मजबूत पदार्थ है बहुत। लेकिन ये क्या करता है, जब हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो ये घुल जाता है, जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। जिससे हमारा दांत खराब हो जाते हैं। यानी कि जब वो इनेमल ही हट गया, तो ऊपर से दांत हट रहे हैं, दांत खत्म हो रहे हैं, दांत खत्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे दांत खत्म होगा, तो फिर वो खत्म खराब ही होगा। फिर दर्द करेगा, तब डॉक्टर उसको बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रही है बेटा? फिर नकली दांत लगाया जाएगा। तो ये सारा क्यों हो रहा है? मुंह के अंदर बैक्टीरिया के कारण। देखो दांत के अंदर अगर आप शाम के टाइम, दोनों टाइम अगर ब्रश करते हैं तो मुंह पे बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। अगर हम शाम को ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे भोजन के खाए हुए कण हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और रात को बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों के अंदर जब उसका निम्नीकरण करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उस दौरान अम्ल उत्पन्न होता है, और वो अम्ल हमारे दांतों को गला देता है, जिससे कि हमारे दांत जो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, इस कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं। आया क्या समझ में? इंटरेस्टिंग है ना? देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। जो पढ़ोगे मजा आएगा, सच बता रहा हूँ मजा आएगा। बस ये है कि आप पढ़ते जाओ, कॉपी पेन लेके साथ बैठना है ना बेटा, तब मजा आएगा। तो जो मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं भोजन के पश्चात, हमने पढ़ लिया है, तो चलो तो ये लिखा हो, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम जो ब्रश करते हैं, ब्रश में क्या होता है? देखो हम जो पेस्ट लेते हैं बेटा, पेस्ट क्या होता है? वो सारीय पदार्थ होता है, सारकीय दंत मंजन होता है। क्या होता है? सारकीय दंत मंजन होता है बेटा। अब जब हमें पता है हमारे मुंह में क्या है, अम्ल बन रहा है, तो हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया करवानी है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया करने के लिए हम क्या लेंगे? सार लेंगे। हमारे मुंह में अम्ल बन रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करने के लिए हम क्या लेंगे? सार लेंगे। और जब सार अम्ल के साथ मिलेगा तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, तो अम्ल खत्म। तो हमारे मुंह में क्या बना? अम्ल बना। तो हम क्या करेंगे? सार के दंत मंजन लेंगे। क्या लेंगे? सार के दंत मंजन लेंगे। तो उन दोनों की क्रिया से हमारा मुंह के अंदर उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। परिणाम स्वरूप हमारा जो दंत सय है, दांत का खत्म होना है, वो रुक जाएगा। हमारा दांत खत्म होना है, वो रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बात समझ में आ रही है क्या? कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। कभी मधुमक्खी ने काटा होगा आपको, या आपके दोस्त पड़ोसी को, किसी फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी मेंबर को मधुमक्खी ने, किसी और इंसेक्ट ने, किसी और कीड़े मकोड़े ने काटा होगा, है ना बेटा? दर्द हुआ होगा, दर्द होता है। अब क्यों होता है वो समझना है। तो पशुओं और कुछ पौधे भी हैं, अभी बात करेंगे हम पौधे, उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रकृति ने कुछ रसायन दिए हैं। आत्मरक्षा के लिए प्रकृति ने कुछ रसायन दिए हैं। भाई सांप जो काटता है, जो सांप का जहर है, वो भी तो रसायन ही है ना एक, है ना? तो प्रकृति ने पौधे एवं जीवों को अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ रसायन दिए हैं, है ना? जैसे कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा तो बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है। मधुमक्खी का डंक में एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी मैक्सिमम जो कीड़े मकोड़े जो हमें काटते हैं ना, वो डंक में अम्ल ही छोड़ते हैं। क्या करते हैं बेटा? अधिकतर जो है वो अम्ल छोड़ते हैं, और वो अम्ल चूंकि अम्ल है, वो बहुत ही जलन करता है, बहुत दर्द का अनुभव करवाता है, बहुत होता है उसके अंदर। ठीक है, अब चूंकि अम्ल है, अब आप सोचना है अम्ल है, उन्होंने अम्ल छोड़ा, तो उस अम्ल के ऊपर अगर हम सार डाल दे तो क्या हो जाएगा? उस अम्ल के ऊपर अगर हम सार डाल दे तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी ना? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी ना, तो उस अम्ल का प्रभाव खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया। मधुमक्खियों को काटा, वहां बेकिंग सोडा डालो, मधुमक्खी ने काटा, बेकिंग सोडा डालो, पानी डालो, बेकिंग सोडा उसके साथ दोनों मिक्स कर पानी में घोल के बेकिंग सोडा डालो, उसको पानी डालो तो पानी में मिक्स हो जाएगा, अम्ल सार की रिएक्शन हो जाएगी, आपकी जलन कम हो जाएगी। मधुमक्खी ने अगर आपको काटा है, वहां पे मधुमक्खी के डंक में अम्ल था, आपने बेकिंग सोडा यानी कि दुर्बल सार डालो उसके ऊपर, और दोनों की रिएक्शन से उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी, आपके मधुमक्खी के डंक का जलन कम हो जाएगा। इसके अलावा एक पौधा होता है नेटल, बहुत प्यारा होता है यार, बहुत प्यारा। देखो इसके बारे में तो हमने आपकी एनसीईआरटी का हूबहू लिया है, नेटल की इमेज है ये, नेटल की बहुत प्यारा पौधा, माउंट आबू वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और इतना प्यारा है
मुझे बहुत प्यारा, अच्छा आपको प्यारा लगे ना लगे, मुझे बहुत प्यारा लगा। छोटा पौधा होता है ना बेटा, साग होता है ना। देखो छोटे पादप को साग, फिर झाड़ी, फिर उससे बड़े होंगे तो ट्री, यानी कि पेड़ पौधे कहते हैं। साग, झाड़ी, हर्ब, सर्ब, ट्री, है ना बेटा। ये होती है साग, झाड़ी और ट्री। तो ये साग है, ठीक है ना, छोटा पादप है। मुझे बहुत प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा कि इसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर ऐसे हाथ फेरो, कितना ऐसे हाथ फेरो, पर खतरनाक चीज सुनो, खतरनाक चीज, इसकी पत्तियों पे बिल्कुल छोटे छोटे व्हाइट कलर के डंक टाइप कांटे होते हैं जो हमें दिखते ही नहीं है ना बेटा। डंक नुमा बाल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डंक नुमा बाल होते हैं, हमें दिखते नहीं है। उस बाल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, उसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बेटा? मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। आए अरे तो सारा खराब कर दिया हमने, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो अम्ल होता है इसके, बहुत छोटे छोटे हेयर नुमा, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल हेयर नुमा ऐसे बाल होते हैं। और हमारी इच्छा होती है इस पत्ती पे ऊपर हम हाथ लगाए, क्या करें, हाथ लगाए। और उस अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। और अगर आपने हाथ लगा दिया, बहुत दर्द होता है, जैसे आपको किसी बिच्छू ने काट लिया, जैसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो, ऐसा इतना दर्द होता है। दिखने में बहुत प्यारा है, टच नहीं कर सकते आप, टच करोगे तो बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि इस बाल के अंदर कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है ना बेटा, मेथेनोइक अम्ल होता है। पर अब प्रकृति का इंटरेस्ट देखो, प्रकृति के मजे देखो। प्रकृति ने अगर कोई समस्या खड़ी की है तो उसका समाधान भी बनाया है। तो अगर प्रकृति ने नेटल पादप बनाया है, नेटल पादप बनाया है जो कि बहुत दर्द देता है, तो उसका इलाज भी मेटल के पास ही एक दूसरा डॉग पादप होता है। कौन सा पादप होता है बेटा? डॉग पादप, जो अंदर लिखा होगा, ये डॉग पौधे, ये डॉग पौधे होते हैं, ये लिखे थे पास में, डॉग पौधे, डाक पादप होता है ना बेटा। इस डॉग पौधे की पत्तियों को रगड़कर, उसकी जगह पर रगड़े, पर तोड़कर इसके पास में उगता है, उसको तोड़ के उसकी जगह पर जहां पे इसका डंक लग गया है, वहां पे अगर आपके पाँव के वगैरह टच हो गया, दर्द हो रहा है, डॉग पादप की पत्ती लो, वहां रगड़ो, आपको उसकी जलन कम करवा हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। तो प्रकृति ने जहां समस्या खड़ी की वहीं इलाज भी है। नटल पादप है, उसको बहुत प्यारा बनाया, आप टच करोगे तो बहुत दर्द होगा, तो उसके पास में उसका इलाज है डॉग पादप, बहुत दर्द होगा, बहुत प्यारा, हकीकत तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है, लेकिन आप टच नहीं कर सकते, है ना बेटा। ठीक है बेटा, वो ऐसे भी प्रकृति के अंदर हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात करें हम लोग, जैसे सिरका है, सिरका, संतरा में, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, संतरा में कौन सा होता है, इमली में कौन सा होता है, टमाटर में कौन सा होता है, जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं वहां इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये टेबल भी आपके सामने लेके आया हूँ। प्राकृतिक अम्ल, तो जैसे सिरका है, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। और प्राकृतिक स्रोत की बात करें अगर सिरका की, तो खट्टा दूध या दही है, और खट्टा दूध, सॉरी गलत बोल गया, प्राकृतिक स्रोत की बात करें सिरका, तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बेटा? एसिटिक अम्ल। वैसे वैसे अगर प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध या दही की बात करें तो उस वहां पे लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? लैक्टिक अम्ल होता है दूध के अंदर। देखो लैक्ट जहां भी शब्द आए, ये चीज ध्यान रखना, आप जहां भी शब्द आ जाए लैक्ट, 99% लेफ्ट शब्द आते ही वो दूध से संबंधित ही होगा। किससे संबंधित होगा बेटा? दूध से संबंधित ही होगा। लैक्ट वसा कहाँ होती है? दूध में होता है। और लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है? दही में होता है। ऐसे कैसे अगर संतरा की बात करें, संतरा, ऑरेंज संतरा, तो इसके अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। अब सदे वाले क्वेश्चन के लिए ऐसे ऐसे जो आप नींबू लेते हो, नींबू के अंदर भी सिट्रिक अम्ल होता है जो खट्टा होता है। फिर इमली की बात करें, इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर की बात करें, उसके अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली और टमाटर जो है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। टमाटर का भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। और एक चिट्टी का डंक का भी पूछा जा सकता है, मेथेनोइक अम्ल। चिट्टी के डंक का भी पूछा जा सकता है, मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल ही होता है। लेकिन विशेष करके आप इमली और टमाटर का तो याद करके ही जाए, इमली और टमाटर का आप याद करके ही जाए। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है। अब सदर में ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में ये लिखे क्या चीज समझ में नहीं आई है। फिर मैं कह रहा हूं, मेरे लिखाए हुए में से आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। फिर भी आपको लगे अगर, तो आप पिछले साल की क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो, मेरे पढ़ाए हुए में से ही क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, नहीं और सब समझ में आ गया तब भी कमेंट करो कि सर हमें सब समझ में आ गया। और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करें। उससे क्या होता है बेटा, जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतने व्यू
हमें मोटिवेट करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बेटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हमारी अगली क्लास जब भी आए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आप पहले ही कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि आपको अगर कोई कमेंट आता है तो मैं उसी समय आपको जवाब दे सकूं। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।